जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। हमारा पॉलिटी वाला पार्ट खत्म हो गया। तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस तरीके से डेटा दी गई है, इस तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम लोग बहुत सारे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स जो है मतलब बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स है जो हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने 5 पिलर्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी को मेंशन किया है। क्यों किया है? मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लाने के लिए किया है। ठीक है, एंड ग्लोबल गुड। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म है, सो कॉम्प्लेक्स करना नहीं है। तो देखिए, एबिलिटी ऑफ ए स्टेट टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट का एबिलिटी टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम उसको देख करके डिसीजन ले लें, इसी को बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, मतलब कि हम लोग किसी के डर से या फिर किसी के ज़रूरत से, लालच से हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे। हमारा जो देश के हित में होगा हम उसको देख के डिसीजन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यूएस बोल रहा है कि तुम ये कर दो तो हम ये कर देंगे। नहीं, हमारा अगर अच्छा है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं, अच्छा है तो नहीं करेंगे। तुम यूएस बोलो चाहे चांद से आके बोलो, नहीं मानेंगे हम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर देखिए एक और टर्म दिया गया नॉन अलाइनमेंट करके। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट का डिफरेंस दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपको डायरेक्ट डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, आपको इसका यूज़ कर देगा किसी क्वेश्चन में। तो आपको इसका अगर मतलब मालूम होगा तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि यूएस है और रशिया है, यहाँ पर यूएस है और यहाँ पर रशिया है। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कोल्ड वार चल रहा था मान लीजिए, तो आप ना ही यूएस का साथ देंगे ना ही रशिया का साथ देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मतलब। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर इस कंटेक्स्ट में हम लोग देखें तो अगर यूएसए यहाँ पर है और रशिया यहाँ पर है, दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा फ़ायदा किस में है। हो सकता है कि हम यूएस का साथ हो जाए, हो सकता है हम रशिया के साथ हो जाए, हो सकता है कि हम दोनों में से किसी का साथ ना दें। तो कुछ भी हो सकता है। मतलब नॉन अलाइनमेंट जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक पार्ट बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, और सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो आत्मनिर्भर का भारत मतलब होता है कि हम लोग सब कुछ अपने से उगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सब कुछ अपने से बनाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग सब कुछ अपने से बनाएंगे और दूसरों का भी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दिया गया अगर हम लोग सेल्फ रिलायंस है तो हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के करीब आ जाते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि अगर हम लोग सेल्फ रिलायंस बनने का डिसीजन लिए तो हम लोग किसी ना किसी पे, अगर मान लेते हैं चाइना है, ठीक है, तो वो दबाव डालेगा कि नहीं तुम जो सेमीकंडक्टर है इसका मैन्युफैक्चर मत करो, नहीं तो ये कर देंगे हम। तो हम बोलेंगे नहीं भाई, हम तो स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है, हम लोग अपने तरीके से डिसीजन लेंगे, उसके बाद ना हम लोग सेल्फ रिलायंस बनेंगे। मतलब पहले डिसीजन लेंगे, पहले हम लोग ये बनेंगे, उसके बाद हम लोग ये बनेंगे। ठीक है, तो तीनों टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेसिकली आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं कोई चीज़ को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि पिलर्स क्या है। तो पहला जो पिलर है मल्टीपोलर फोकस, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाइबरहुड फर्स्ट मतलब हम लोग का जो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, पहले ये लोग को देखना है। एक्ट ईस्ट और थिंक वेस्ट। तो ये जो हमारा ये मंत्र है, हमारा जो है इंडियन डिप्लोमेसी का ये मंत्र है, आपको ये हर जगह यूज़ करना है, हर क्वेश्चन में इसको यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कुछ खास नहीं है, बेसिकली ये बताएगा कि जो भी इंटरनेशनली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको टैप करना है। ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करना है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, जिस तरीके से मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर है या फिर अभी नैनो टेक्नोलॉजी है, तो इस तरीके का जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको टैप करना है और इंटरनेशनली हम लोग को उसको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए अभी 5G का बहुत चल रहा है, तो 5G हम लोग पहले उसको अपने तरीके से 5G बना लेते हैं और हम लोग करेंगे वर्ल्ड को सप्लाई, क्योंकि अभी यूएस चाइना कर रहा है, हम लोग करेंगे वर्ल्ड को सप्लाई। बेसिकली इस पॉइंट पे ही कर रहा है। उसके बाद देखिए वासुदेव कुटुंबकम, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ग्लोबल फैमिली। ठीक है, हम लोग पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है, मतलब बेसिकली प्यार से रहना है, सबका भलाई देखना है, इसका ये मतलब होता है। फ्यूचरिस्टिक आउटलुक,
हमें फ्यूचर के बारे में भी देखना है, डेवलपमेंट नीड तो देखना ही है, लेकिन क्लाइमेट एक्शन भी देखना है, ठीक है। तो सब मिला जुला कर देखना, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट के तरीके से देखेंगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, महाभारत, भगवद गीता, ये जो है ना ये आपका एग्रेसिव टेक्स्ट है, ठीक है। हमारा जो है एग्रेसिव टेक्स्ट है, मतलब कौटिल्य को आप जानते थे, मतलब उसको चंद्रगुप्त मौर्य को फोर्सफुली वहाँ पर बैठाया था लड़ाई करके, मतलब एग्रेसिव है। लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी जो मिडिल पाथ को फॉलो करती है, बेसिकली इंडियन डिप्लोमेसी बुद्धिज्म को फॉलो करती है, ठीक है, बुद्धिज्म को। तो यहाँ पर इंडियन थॉट मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करती है, मतलब एकदम शांति से रहेंगे, जियो और जीने दो बेसिकली, ओके। तो ये हमारा हो गया 5 पिलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, ओके ओके। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम लोग देख लिए। तो देखिए 2 तरीके का इशू होता है, एक कोर इशू होता है, एक नॉन कोर इशू होता है। कोर इशू मतलब मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का इशू हो गया या फिर न्यूक्लियर वेपन का इशू हो गया। न्यूक्लियर वेपन का इशू देख लीजिए, अब मैंने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया हुआ है, किस किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन हम लोग का इमर्ज हुआ, किस किस तरीके से इवॉल्व हुआ, शुरुआत में क्या था, बाद में क्या था। मैंने नोट्स भी दिया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ, वीडियो आप देख लीजिए, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो है सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में देखिएगा तो एनर्जी एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है, और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के बारे में तो ठीक है, तो पता ही होगा सबको। तो ये कोर नेशनल इंटरेस्ट है, हमको वेपन कितना रखना है, हमको वेपन रखना है कि नहीं रखना है, ये सब हम देखेंगे। भाई तुम यूएस 3000 न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है और हमको बोल रहा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। हम बनाएंगे, मेरा मन है हम बनाएंगे, तो अपना काम करो, ठीक है। और नॉन कोर सिक्योरिटी इशू हो गया, जैसे मान लीजिए कि ईरान है, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये वो लोग तय करते हैं, मतलब जो भी न्यूक्लियर स्टेट्स है ना, यूएसए, रशिया, हम लोग भी तय करेंगे। लेकिन अगर यूएसए बोलता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हम लोग नहीं बनाने देते हैं, अगर आप ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने के खिलाफ अगर वोट कर दीजिएगा तो हम ये वाला काम कर देंगे आपका। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, मेरा तो फायदा हो रहा है ना, तो वहाँ पर हम लोग फायदा देखेंगे अपना, ठीक है। तो नॉन कोर इशू है, हमारा कोर इशू नहीं है, ठीक है। अगर कोई नॉन कोर इशू है तो हम लोग किसी की बात मान सकते हैं, लेकिन कोर इशू में हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, हमको जो मन करेगा वही करेंगे, ठीक है। अब देखिए इवोल्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इवोल्यूशन आपका दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ शुरुआत से ऐसे ऐसे करके हुआ, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा सिलेबस में है, और इस वाले जो चीज़ है, इस वाला चीज़ है, आप इसको हर जगह से कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी चीज़ को उठाओगे तो हाँ भाई इस टाइम में ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसा इन्वायरमेंट था हमारा इंडिया का, उसके बाद इस तरीके से इन्वायरमेंट था, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक दिमाग में पिक्चर बन जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। अब देखिए पहला जो फेज था हमारा नॉन अलाइनमेंट का फेज था, क्योंकि कोल्ड वार चल रहा था, हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। हम लोग नॉन अलाइनमेंट थे, ना ही यूएस के साथ रहेंगे ना ही रशिया के साथ रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते थे कि अभी अभी आज़ादी मिली है, पता नहीं अगर किसी का साथ देंगे तो हम लोग का जो डाइल्यूशन ऑफ इट्स सॉवरेनिटी, ठीक है, तो हमारा सॉवरेनिटी डाइल्यूट हो सकता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे हम तो अकेले रहेंगे भाई, हम लोग साधु लोग हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में ये है कि हमारा जो है डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी, क्योंकि सेकंड फेज में पाकिस्तान वार हो गया था हमारे साथ, चाइना के साथ वार हुआ था, तो हम लोग को लगा था कि हम लोग शांत रह सकते हैं, यहाँ पर साधु बन के रह सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पता चला कि ना भाई, साधु बन के रहने से काम ना चलेगा, ये लोग तो हमको लूट मार करके ख़त्म कर देगा, ठीक है। क्योंकि यूएस जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो इंडिया को ज़रूरत था कि हम लोग को यूएसएसआर के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद कर देगा हमको, ठीक है। थर्ड फेज में क्या था, समझ में आ गया था कि हाँ भाई अब हमको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर समझ में आ गया था कि करेंगे, यहाँ समझ में आ गया था करेंगे, और यहाँ पर कर दिया। कर कैसे दिया, 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, ठीक है। और हमने जो भी न्यूक्लियर टेस्ट है उसको भी कंडक्ट किया था। फिर मैं बता रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है इवोल्यूशन हो रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का जब भी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, जो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है GS 1 में, तो ये सब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, ओके। उसके बाद देखिए फोर्थ फेज में क्या हुआ, उसके बाद हम लोग बोले कि हाँ अब हम लोग न्यूक्लियर स्टेट बन गए हैं, अब हम लोग थोड़ा बहुत पावरफुल हो गए हैं। अभी हम लोग को देखिए उस टाइम ना कैपिटलिस्ट कंट्री आ गया था, मतलब यूएसए का बहुत इमर्ज हो गया था, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो टूट गया था, तो रशिया बन गया था 1991 में। तो अभी था पावर कैपिटलिस्ट कंट्री का, ठीक है। तो अब इंडिया को लगा कि भाई कैपिटलिस्ट का दौर है, तो हम लोग को अभी यूएस, इसराइल और एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर जुल के काम करना चाहिए, ठीक है। अब यूएसएसआर के साथ उतना मिलकर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, ओके। और देखिए फिफ्थ फेज में क्या था, 1998 से 2013 तक
चाइना एकदम राइज किया, वहाँ पर चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाइना का, जब हम लोग पिछला टॉपिक में कुछ कर रहे थे, मतलब पिछले मंथ का जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक था उसमें कर रहे थे, तो हमें पता चला था कि चाइना का जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी है ना, बेसिकली जब हम लोग लैंड बैंक वाला जो टॉपिक कर रहे थे मई महीने में शायद, तो हम लोग देखे थे कि चाइना का जो लैंड रिफॉर्म्स का पॉलिसी है वो चाइना को बहुत हद तक ग्रोथ में सपोर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना बहुत अच्छे से इमर्ज किया, तो उसके खिलाफ इंडिया को लगा कि भाई हम लोग को अभी थोड़ा सा यूएस के साथ मिलकर चलना पड़ेगा और थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा पावर को, हम लोग खुद कभी ताकत को इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंडिया जो है यूएस न्यूक्लियर डील भी किया था, यूएस के साथ भी मिल गया था और अपना जो है न्यूक्लियर वर्ल्ड में अपना प्रेजेंस को डोमिनेट किया था, मतलब दिखाया था कि हाँ भाई हम भी हैं। ओके, और 6th फेज में मल्टी अलाइनमेंट है, मतलब इंडिया जो है सबके साथ मिलता है, चाइना के साथ भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, रशिया के साथ भी हम लोग है, अपना इजराइल के साथ भी है, सऊदी के साथ भी है और अपना यूएस के साथ भी, सबके साथ है, मतलब जैसा जैसा जरूरत पड़ता है वैसा सबके साथ है हम लोग। ठीक है, और हम लोग का सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हमारा इंडियन ओशन है, हम लोग वहाँ पर जो म्यांमार है और वियतनाम है, जो भी इंडोनेशिया है, सबको मिलजुल के हम लोग चलते हैं अब। ठीक है, एक्ट ईस्ट एंड थिंक वेस्ट पॉलिसी पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ये कहानी जैसा पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहानी अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत सारे आंसर को आप ऐसे ही कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा हुआ था, तो इसी टाइम में ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम में ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पूछ दे कि न्यूक्लियर जो है हमारा टेस्ट कब हुआ था, पहला टेस्ट, ठीक है, तो आप बोलो आप अंदाज लगा लोगे, और डेट वेट दिया हुआ है प्रीलिम्स के, तो आप अंदाज लगा लोगे ये तो भाई हमारा जो है नॉन अलाइनमेंट था, इसमें तो नहीं हुआ, इसमें तो हम लोग सोच ही रहे थे कि हाँ भाई अब तो काम करना पड़ेगा। ठीक, अब सोचने के बाद तो काम किए होंगे, मतलब इसी वाले फेज में काम किए होंगे, तो इसी वाले फेज में आप अंदाज लगा सकते हो, अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो, अगर कोई ऑप्शन उसमें एलिमिनेट करना है तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, कहानी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब नीड फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे इसमें, लेकिन इसमें 3 ही पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सऊदी और इजराइल का, ठीक है, और यूएस का, तीनों के साथ ईरान का एकदम ये रहता है, मतलब 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, कि ईरान न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता है और इजराइल तो बोलता है कि नहीं हम बनने ही नहीं देंगे, अगर हम लोग को पता चल गया कि बन रहा है हम एकदम मिसाइल लॉन्च कर देंगे। और यूएस भी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुआ है, और यहाँ पर सऊदी अरब और ईरान के ऊपर तो सिया सुन्नी वाला लफा चलते रहता है। ठीक है, तो और इंडिया जो है ना इसके साथ भी दोस्ती रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारा तेल इम्पोर्ट करते हैं और इनके साथ तो दोस्ती हमारा है ही। तो इंडिया जो है ना एकदम मस्त बैलेंस करके रखा हुआ है, एकदम पूरा का पूरा बैलेंस किया हुआ है कि हम इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, सबका दोस्त है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए नीड फॉर मल्टी अलाइनमेंट, बेसिकली यही है कि हम लोग नीड क्या है, मल्टी अलाइनमेंट का हमारा नीड क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए स्ट्रेटेजिक हेजिंग करके एक वहाँ पर यहाँ पर वर्ड मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं ना अभी पैसों का दौर है, जिसके पास पैसा है वो पावरफुल है। तो अभी जियो स्ट्रेटेजिक इशू तो है ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जियो इकोनॉमिक इशू पे फोकस किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के साथ जियो स्ट्रेटेजिक इशू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी LAC में कुछ लफड़ा हुआ था, डोकला में लफड़ा तो हुआ ही है, तो ये जियो स्ट्रेटेजिक इशू है, लेकिन जियो इकोनॉमिक इशू को हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, मतलब अभी भी बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग का कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो हार्म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग कहाँ से सीखते हैं, ये चीज़ हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हमारा जो फ्रेंच जो आर्मी था और जो ब्रिटिश आर्मी था, ब्रिटिश ने कभी भी अपना कमर्शियल इंटरेस्ट को पीछे नहीं छोड़ा, और फ्रेंच ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ करके पॉलिटिकली मोटिवेशन रखा, मतलब कि पॉलिटिकली हम लोग इंडिया को कंट्रोल करेंगे, इसलिए वो हार गया। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपना कमर्शियल इंटरेस्ट को आगे रखें, उसके बाद कुछ सोचें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ कि इंडिया जो है दोनों से अपना मिसाइल खरीदता है, यूएस से भी खरीदता है और रशिया से भी खरीदता है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को मेंटेन करके रखना है, इसलिए मल्टी अलाइनमेंट है। कभी कभी क्योंकि यूएस से कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा लाइन लिखा हुआ है, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली यूएस का एक प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे, उनका स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसको हम लोग अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, कॉन्क्लूजन में, बेसिकली कॉन्क्लूजन में इसको यूज़ करने में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपको गूगल में करना है तो कर लीजिए, और प्रेसिडेंट का नाम भी आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है,
ओके, नीड फॉर ग्रेटर रियलिज्म इन पॉलिसी, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हम लोग को जो हमारा जो 1962 वार हुआ था, फिर 1965 जो वार हुआ था चाइना के साथ और कश्मीर के साथ, मतलब सॉरी पाकिस्तान के साथ, तो हमने गिलगिट बाल्टिस्तान खो दिया पाकिस्तान को, ठीक है, और अक्साई चीन भी खो दिया चाइना को। तो हम लोग को लगा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, हम लोग एक स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में जी रहे थे कि नहीं ऐसा तो वार नहीं होगा, अब तो वार खत्म हो गया, ठीक है, अब तो यूनाइटेड नेशन बन गया, अब तो वार होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हम लोग इसको हार गए, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग न्यूक्लियर वार भी करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम एकदम पूरा तैयार है, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, हम चुप होने वाले नहीं है, ठीक है, एकदम एकदम सर्जिकल स्ट्राइक टाइप समथिंग। ओके, चैलेंजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए चाइनीज असर्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइना से हम लोग का बहुत लफड़ा चलता है, LAC में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें लफड़ा चलता है। ब्लॉकेट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप एट न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। देखिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में मैं वहाँ पर भी बात किया था कि चाइना किस तरीके से रोकता है हम लोग को, ठीक है। और जो भी हमारा जो ये है ना ग्लोबल एस्पिरेशंस है, उसके खिलाफ भी चाइना है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया पावरफुल बने, ठीक है। तो चाइना को टैकल करने के लिए हमें बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस बनना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन पॉइंट है आपको हर एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक आंसर में आप कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के चाइना वाला पॉइंट तो लिख ही सकते हो। ओके, अब देखते हैं हॉस्टाइल नाइबर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, दोनों तरफ से लोग अटैक करते रहता है, हम लोग को परेशान करते रहता है, तो बहुत ही हॉस्टाइल नेबर्स है। उसमें देखिए इंडियाज डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, US पे, रशिया पे, फ्रांस पे। हमारा जो डिफेंस जो एमुनिशंस आते हैं, जो भी हम लोग अभी राफेल डील किए थे, तो इस तरीके की चीज़ें पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। तो अभी हम लोग टेक्नोलॉजिकली उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किए हैं, ठीक है, तो इसीलिए भी हम लोग उतना ज़्यादा ऑटोनोमस नहीं हो सकते, हमें हल्का सा रिलायबल होना पड़ेगा। ओके, अमेरिकन अनरिलायबिलिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ था वह जब वार हुआ था हमारा, तो ठीक, और रशिया हमारे साथ था, तो अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जो मैंने दिखाया अभी से स्टेटमेंट दिखाया आपको कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर US को लगेगा कि भाई इंडिया के साथ अभी हमारा सही नहीं चल रहा है, इंडिया के साथ अभी हमको उतना फ़ायदा नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ हो लेगा, ठीक है, तो ये गलत है। तो हमें एकदम कट्टरपंथी तरीके से US के साथ नहीं देना चाहिए, हमें रशिया को भी साथ में मिला कर रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो था हमारा ईरान के साथ, ठीक है, ईरान के ऊपर जब सैंक्शन लगाया USA, ठीक है, तो हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये रुक गया, ठीक है। जो हमारा चाबर पोर्ट था इससे रिलेटेड था ये कि अफगानिस्तान का जो हमारा एक्सेस मिल जाएगा चाबर पोर्ट से, तो US का सैंक्शन लगाने पे ईरान पे यह भी हमारा रुक गया, ठीक है। तो हमने बोला था कि US को भाई ऐसे मत करो, हम लोग को काम करने दो, बट US बोला नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं करने चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक एग्जांपल है, अभी न्यूज़ में आया था कि जो US का जो शिप है वो हमारा इंडियाज का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर कर दिया था, ठीक है, बिना कोई परमिशन का। और किस नाम पे इंटर किया था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे इंटर कर दिया, मतलब बोला हम तो भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यूज़ करेंगे, हम इंटर कर जाएंगे, और कर दिया, मतलब रुका भी नहीं। ओके, बाद में इशू को रिजॉल्व कर लिया, मतलब उतना बड़ा नहीं था, बस घूम के चला गया था वो लोग, ठीक है। तो देखिए रशिया, चाइना, पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रशिया और चाइना और पाकिस्तान का बहुत गहरा दोस्ती हो गया है। और यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिया हो कि रशिया जो है $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अभी दोस्ती हो रहा है उन लोग का, तो हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। US के साथ भी हमारा रिश्ता जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है, अगर गड़बड़ा गया तो फिर ना इधर का होंगे ना उधर का होंगे, ठीक है। चाइना डोमिनेंस इन साउथ एशिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी देखिए एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो कि लाओस, ठीक है, लाओस एक कंट्री का नाम है, उन्होंने अपना जो सेंट्रल नेशनल पावर ग्रिड है ना, नेशनल पावर ग्रिड उनका, उन्होंने 25 साल के लिए चाइना को दे दिया है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दे दिया है चाइना को, मतलब चाइना कंट्रोल कर रहा है उसको। ये बेसिकली चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू वो लोग फंस गए थे और उनको दे दिए। तो साउथ एशिया में जिस तरीके से लाओस का एग्जांपल डाल दिया मैंने, यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया हुआ था, तो आप लाओस का एग्जांपल डाल सकते हो। तो लाओस का एग्जांपल तरीके से आप कह सकते हो कि चाइना का जो डोमिनेंस है साउथ एशिया में, ठीक है, तो उसको डोमिनेंस को कैटर करने के लिए भी हमें बहुत पावरफुल होना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस बनना पड़ेगा। ओके,
अब वे फॉरवर्ड में क्या, बेसिकली यहाँ पर जो भी ऊपर देखे थे उसको सम अप किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो हम लोग को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे आंसर में। पहला तो है अलाउिंग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अलाइनमेंट बेस्ड ऑन इश्यूज रेदर देन आइडियोलॉजी, मतलब कुछ एक लोग होते हैं कि भाई हम तो कैपिटलिस्ट सोच है हमारा, तो हम तो हमेशा यूएस के साथ रहेंगे, रशिया के साथ नहीं रहेंगे, चाइना के साथ नहीं रहेंगे, चाइना के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमारा जो इशू है, हमारा जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग चाइना राइस, ऑब्वियसली मैंने बताया कि हर जगह चाइना आएगा क्योंकि चाइना को कैटर करना है हम लोग को। तो ये जो हमारा है ना, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड ग्रुप है, उसको भी उसको साथ में मिलकर हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर यूरोप भी है, यूरोप के साथ में मिलकर भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफेंस इंडिजेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारा चीज़ बाहर से प्रोक्योर करते हैं, बहुत सारा चीज़ बाहर से खरीदते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ आप खरीदते हो ना, तो वो लोग कुछ ना कुछ में डाल के कर सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है हमारा डिफेंस को। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद से बनाना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है हम लोग अपने से बनाएं तो अच्छा होगा ना। मतलब बाहर से क्यों ला रहे हैं भाई, हमारे पास टैलेंट की कमी है क्या? इतने सारे लोग आईआईटी से पढ़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पर बनाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग खरीद के लेके आते हैं। इन लोग को रोक दो ना, जाने मत दो, बोल दो कि भाई तुम अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो तो तुमको यही रहना है, कम से कम 10 साल तक तो तुमको भारत में काम करना, तब तुम बाहर जाओगे। कोई रूल बना दो ऐसा, भाई पैसा खर्च कर रहे हो गवर्नमेंट का, तो तुमको कुछ करना चाहिए ना गवर्नमेंट के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, क्लाइमेट चेंज को हम लोग को टैकल करना है, टेररिज्म पे टैकल करना है, और ये एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, मतलब फ्रेज है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अभी एक और टर्म इसमें ऐड किया गया, सबका प्रयास करके। अभी अभी न्यूज़ पे आया था, इंडिपेंडेंस डे के दिन आया था शायद, मोदी जी बोले थे, अपने भाषण में बोले थे शायद। ओके ओके, आत्मनिर्भर भारत, ये तो हम लोग को ऐड करना है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, ऑटोनमस बनना है। बेसिकली वही सब चीज़ें, कोई इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब कंक्लूजन में कुछ खास नहीं है, बेसिकली आपको यहाँ से कुछ एक फ्रेज को कॉपी करना है और आराम से उसको यूज़ करना है, ठीक है। ये चाइना वाला तो पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें डाल सकते हो सेमीकंडक्टर का जो भी डेटा था वो डाल सकते हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक मैंने किया हुआ है, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा कि कितना हम लोग को फ़ायदा होना चाहिए, कितना हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग सारा का सारा सेमीकंडक्टर इम्पोर्ट ही करते हैं, हमारे पास बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल, वो वाला एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को हर जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग।